वेलकम बैक क्लीन न्यूज। आज 9 अक्टूबर 2020 शुक्रवार हो चुका है। जानते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज को। पहला न्यूज झारखंड से देखेंगे, दूसरा न्यूज देश विदेश से देखेंगे, तीसरा न्यूज योजना से देखेंगे, साथ ही रेलवे से अपडेट भी देखेंगे। बहुत जरूरी और काम की खबरें हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो को जरूर लाइक करें। खबर है झारखंड से। झारखंड में पंचायत चुनाव की तिथि घोषित। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 4 चरणों में होगी। इसकी घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग शिव बसंत ने की। उन्होंने बताया कि पहले चरण का चुनाव 22 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 28 नवंबर को, तीसरे चरण 5 दिसंबर को और चौथे चरण का चुनाव 12 दिसंबर को होगा। चुनाव आयोग ने इसके लिए पूरी तरह तैयारी कर ली है। इस चुनाव में कुल 24 जिले में 263 प्रखंड में चुनाव होने हैं, जिसमें ग्राम पंचायत की संख्या 4402, वहीं ग्राम पंचायत के मुखिया की संख्या 4202, पंचायत समिति की क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 5423 है और जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 545 है। तो आपको बता दें कि मतगणना की घोषणा कब होगी। पंचायत चुनाव में पहले चरण की मतगणना 6 दिसंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण की मतगणना भी 6 दिसंबर को ही होगी। तीसरे चरण की मतगणना 13 दिसंबर को, चौथे चरण की मतगणना 19 दिसंबर को होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू की जाएगी। बिहार में जेएमएम ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा, 7 सीटों पर देगा प्रत्याशी, 5 के नाम घोषित। बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रीय जनता दल से अपनी राह अलग कर लिया है। उसने महागठबंधन से अलग होकर 7 सीटों पर अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। जेएमएम झारखंड में आरजेडी के साथ सरकार में है, जबकि बिहार में दोनों अलग अलग राह पर चल पड़े हैं। संबंध तोड़ने से पहले जेएमएम ने आरजेडी पर राजनीतिक मक्कारी का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव की साझेदारी पर भी सवाल खड़े किए। रिपोर्ट के अनुसार चकाई के एलिजाबेथ सोरेन, झाझा से अजीत सोरेन, कटोरिया से अंजेला हांसदा, मनिहारी से लालमणि हेम्ब्रम एवं धमदाहा से अशोक कुमार हांसदा को टिकट दिया है। शुक्रवार यानी आज से शुरू होगा नामांकन। मुख्यमंत्री के सामने भाई को चुनाव जिताकर प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती। दुमका विधानसभा उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से प्रारंभ हो जाएगी। मतदान 3 नवंबर को होना है। संभव है चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या 9 माह पूर्व दिसंबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव से कम हो, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होना तय है। यह भी तय है कि चुनाव में झामुमो और भाजपा के बीच ही सीधी टक्कर होगी। झामुमो की तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन प्रत्याशी हैं। भाजपा ने अभी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी के नाम की चर्चा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने अपने भाई को चुनाव जिताकर प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है। खबर है झारखंड के कोडरम्मा से। ऋण देने के नाम पर महिलाओं से लाखों की ठगी करके भागा कंपनी। आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव की सैकड़ों महिलाओं को ऋण देने का झांसा देकर एक कंपनी लाखों रुपए ठग कर फरार हो गई। ठगी की शिकार हुई महिलाओं ने समय पर ऋण नहीं मिलने पर गुरुवार को यहां जमकर हंगामा किया। हंगामे की भनक लगने से पहले ही कंपनी के कथित अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय छोड़कर फरार हो गए। आक्रोशित महिलाओं ने कुछ देर के लिए कोडरमा जमुआ मुख्य पथ को भी जाम रखा। सूचना पर पहुंची डोमचांच पुलिस ने महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया। इस संबंध में पीड़ित महिलाओं ने थाना में एक आवेदन दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टिकोण से मामले में कंपनी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज की फर्जी प्रतीत हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार तेतरियाहडी रोड में स्थित अजय साव के मकान में किराए पर कमरा लेकर कुछ दिन पहले NABFINS फाइनेंस लिमिटेड नाम की एक कंपनी का दफ्तर खुला। दफ्तर खुलने के बाद इसके कर्मियों ने गांव-गांव घूमकर कम ब्याज पर महिला समूह को ऋण देने की बात कही। महिलाओं ने बताया कि उन लोगों से 1020 रुपया प्रति महिला जमा किया गया। खबर है देश विदेश से। 2020 में आई एक और बुरी खबर। पीएम मोदी के करीबी और बड़े केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हुआ निधन। देश भर में शोक की लहर। लंबी बीमारी के बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के गुरुवार शाम निधन हो गया। उनके बेटे और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस बात की पुष्टि की है। चिराग पासवान ने अपने ट्विटर में लिखा है कि पापा, अब आप इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे पता है कि आप जहां भी हैं मेरे साथ हैं। मिस यू पापा। अपने ट्वीट में चिराग पासवान ने अपने पिता की एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें चिराग रामविलास
की गोद में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी दिल का ऑपरेशन भी हुआ था। यह बात भी चिराग पासवान ने ही ट्वीट कर शेयर की थी। चिराग पासवान ने अपने इस ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में उनके पिता का एक और ऑपरेशन किया जाना था। कोरोना की लड़ाई में पीएम मोदी के साथ खड़ा हुआ बॉलीवुड। सलमान से लेकर कंगना तक ने अपने फैंस से की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले त्योहारों, ठंड के मौसम और अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कोविड-19 से निपटने के लिए लोगों से समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर कर एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से कई तरह के प्रयास करने के साथ साथ लोगों से अपील की जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के अभियान यूनाइटेड टू फाइट कोरोना का समर्थन में बॉलीवुड सेलेब्स ने किया है। इसके साथ ही देशवासियों से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दूरदर्शी प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया। सलमान खान ने अपने ट्विटर में लिखा, भाइयों बहनों और मित्रों, इस कठिन समय में केवल 3 चीजें करें। 6 फीट की दूरी, मास्क पहनो, हाथ धो और सैनिटाइजर करें। चलो पीएम मोदी के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को लागू करें। कृति सेनन ने लिखा कि हमें पीएम मोदी के जन आंदोलन का समर्थन करने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। पीएम मोदी ने भारत अफगानिस्तान संबंधों को और मजबूती देने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि अफगानिस्तान के शांति प्रमुख अब्दुल्ला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अफगान शांति प्रक्रिया और दोहा में चल रही वार्ता पर पीएम मोदी को जानकारी दी। पीएम मोदी ने भारत अफगानिस्तान संबंधों को और मजबूती देने की प्रतिबद्धता दोहराई और वहां अस्थायी संघर्ष विराम के प्रयासों का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बैठक के दौरान पीएम मोदी ने भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने के लिए भारत की दीर्घकालीन प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। कनाडा के कारोबारियों से बोले पीएम मोदी, भारत निवेशकों के लिए अवसरों का देश है। कनाडा के कारोबारियों के साथ हुआ पीएम मोदी का संबोधन। इवेंट्स इंडिया कॉन्फ्रेंस में हुआ पीएम मोदी का ये संवाद। पीएम मोदी ने भारत में निवेश के लिए किया आह्वान। इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कनाडा के कारोबारियों को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने निवेश के लिए भारत की खूबियों को बताया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत एक बाजार के लिहाज से तेजी से बदल रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमने करीब 40 करोड़ किसानों, महिलाओं के खाते में सीधे पैसे डाले। भारत दुनिया की फार्मेसी की भूमिका निभा रहा है। महामारी के दौरान हमने 150 देशों को दवाइयां पहुंचाई। हमारा कृषि निर्यात 23% बढ़ा है। अब हमारा मैन्युफैक्चरिंग पूर्ण क्षमता आ गया है। हमने पीपीई का न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग किया बल्कि उसका निर्यात भी किया। मोदी ने 8,400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा। इतने में जवानों के लिए कितना कुछ खरीदा जा सकता था। पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने लिए 8,400 करोड़ रुपए का जहाज, मगर इन पैसों से जवानों के लिए कितना कुछ खरीदा जा सकता था। कांग्रेस नेता ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी ने अपने लिए 8,400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा। इतने में सियाचिन लद्दाख सीमा पर तैनात हमारे जवानों के लिए कितना कुछ खरीदा जा सकता था। पीएम मोदी को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता है, सैनिकों की नहीं। उक्त बातें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कही है। बिहार चुनाव, महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगे कन्हैया कुमार। तेजस्वी के साथ दिख सकते हैं मंच पर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल ने गुरुवार को साफ कर दिया कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कन्हैया कुमार महागठबंधन की चुनावी अभियान में शरीक होंगे। इस घोषणा के बाद साफ हो गया कि राजद नेता तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार एक मंच पर साथ दिख सकते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में राजद सीपीआर से गठबंधन नहीं हुआ था। बेगूसराय में कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद के उम्मीदवार भी मैदान में थे। पार्टी ने कहा कि वामदल, कांग्रेस और राजद के बीच आपसी एकता बन चुकी है। इस एकता में दरार डालने की कोशिश भाजपा, आरएसएस और अन्य सामुदायिक संगठन कर रहे हैं। एनडीए के इस षड्यंत्र का मजबूती से प्रतिकार करने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। देश की विभिन्न योजनाओं से एसबीआई ने 45 करोड़ ग्राहकों को दी बड़ी राहत। मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटाई।
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 45 करोड़ ग्राहकों को राहत दी है। एसबीआई ने मेट्रो और ग्रामीण क्षेत्र के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटा दी है। अब मेट्रो और अर्बन सिटीज के लिए औसत मासिक बैलेंस 3,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह 1,000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ साथ मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर लगने वाले चार्ज को भी कम कर दिया गया है। तकरार में बंद राहत का खाता, मर रहा अन्नदाता। झारखंड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राहत दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है। राज्य सरकार और फसल बीमा कंपनियों के बीच छिड़ी मुंह की लड़ाई का खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने बीमा कंपनियों के पूर्व के ट्रेड रिकॉर्ड को देखते हुए प्रीमियम सब्सिडी की राशि को रोक दिया है। नतीजा, बीमा कंपनियां फसल सीमा के मद से किसानों को 1 रुपये भी भुगतान करने को राजी नहीं है। दोनों ने अपने अपने तर्क है, लेकिन मारा बेचारा किसान जा रहा है। इंश्योरेंस कंपनी नफे नुकसान का आकलन ही आगे बढ़ती है। फसल बीमा के मामले भी ऐसा ही हो रहा है। कंपनियां सरकार को भरोसा दिला रही है कि यदि उनकी बकाया प्रीमियम सब्सिडी का भुगतान राज्य सरकार के स्तर से कर दिया जाएगा तो वे क्षतिपूर्ति के मद में किसानों को अदा की जाने वाली राशि जारी कर देंगी। राज्य सरकार प्रीमियम सब्सिडी की राशि के एवज में किसानों की क्षतिपूर्ति की राशि जारी करने की पूरी गारंटी चाहती है। बीमा कंपनियों के इस मद में शपथ पत्र मांगा गया है। वो भी इस ब्यौरे के साथ भी प्रीमियम सब्सिडी का भुगतान होने के बाद पिछले 2 सालों के बकाया क्लेम का भुगतान बिना किसी नानुकुर के कर देंगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बम्पर फेस्टिवल ऑफर्स, मिलेगा 50% तक डिस्काउंट। फेस्टिवल सीजन शुरू होते ही ऑफर्स की बरसात शुरू हो चुकी है। सैमसंग, एलजी, Xiaomi, पैनासोनिक, रियलमी, वीवो, बीपीएल जैसी कंपनियां इस फेस्टिवल सीजन में महंगे स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 50% तक डिस्काउंट दे रही है। जानकारों के मुताबिक इन सैमसंग में पिछले 2 महीनों में बिक्री कम रही, इसलिए ये कंपनियां बम्पर डिस्काउंट दे रही है। दशहरा दिवाली से पहले सस्ता हुआ बादाम, काजू और पिस्ता, जानिए क्यों। मेवा का कारोबार करने वालों के लिए इस दीपावली का बाजार खासा चौंकाने वाला है। सर्दियों की आमद और दिवाली पर दिए जाने वाले गिफ्ट के चलते अक्टूबर में मेवा बाजार गर्म रहता था। जामा मस्जिद और खारी बावली में बैठे थोक कारोबारियों को क्विंटल के हिसाब से ऑर्डर मिलने लगते थे, या यूँ कहिए कि ऑर्डर पूरे किए जाने का वक्त होता था। लेकिन कई सालों बाद इस मौके पर भी मेवाओं के दाम गिरे हुए हैं। इसके बावजूद ग्राहक नहीं है। मिठाई कारोबारियों के माने तो ऐसा भी नहीं है कि दिवाली पर गिफ्ट देने वाले मिठाई की तरफ लौट आए हैं। सोने चांदी की कीमतों में बदलाव। सोने चांदी की भाव में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। देश भर के सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 70 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 50,357 रुपये पर खुला। वहीं चांदी के रेट में आज 1,042 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की जा रही है। अब चांदी का हाजिर भाव 59,914 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। ऋण गारंटी योजना के तहत 50.7 लाख MSME को 1.87 लाख करोड़ रुपये कर्ज की मंजूरी। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए बैंकों ने 3 लाख करोड़ रुपए की आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 50.7 लाख कारोबारी इकाइयों के करीब 1,87,579 करोड़ रुपए कर्ज की मंजूरी दी है। इससे 5 अक्टूबर तक 27 लाख MSME इकाइयों की कुल 1,36,140 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। ये सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित करीब 21 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का हिस्सा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में इस पैकेज की घोषणा की थी। इसका मकसद कोविड-19 महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों, खासकर MSME को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। अब ताज़ा अपडेट रेलवे से। रांची हावड़ा शताब्दी ट्रेन का परिचालन जल्द मुरी होकर चलेगी पूरी आनंद विहार। झारखंड में ट्रेन से सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस के परिचालन का अनुमति दे दी है। इससे रांची से कोलकाता जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी।
भारतीय रेलवे की ओर से कल जारी की गई 39 जोड़ी ट्रेनों की सूची में रांची हावड़ा शताब्दी ट्रेन का नाम भी शामिल है। हालांकि ट्रेन के शुरू होने की तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि नवरात्र से पहले इसे हरी झंडी दे दी जाएगी। इसके अलावा रेलवे की ओर से जारी ट्रेनों की सूची में 2 ऐसे ट्रेन का नाम भी शामिल है जिसका लाभ झारखंड के यात्रियों को मिलेगा। पहला भुवनेश्वर आनंद विहार AC एक्सप्रेस और दूसरा भुवनेश्वर नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस। ये दोनों ट्रेनें भी झारखंड से ही होकर गुजरेगी। इससे स्वाभाविक है कि देश की राजधानी सफर करने वाले झारखंड के यात्रियों को फायदा होगा। रेलवे ने उन्हीं रूटों पर ट्रेनों के संचालन की अनुमति दी है जहां यात्रियों का दबाव अधिक है। आज से मुरी होकर दिल्ली के लिए चलेगी पूरी आनंद विहार स्पेशल। रेलवे ने नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन मुरी होकर गुजरेगी। ट्रेन संख्या 02875 पूरी आनंद विहार स्पेशल ट्रेन आज से हफ्ते में 3 दिन चलेगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है। ट्रेन हफ्ते में प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को चलाई जाएगी। यह ट्रेन पुरी से चलकर खुदरा रोड, भुवनेश्वर, कटक, जाजपुर, भद्रक, सोरो, बलासोर, जलेश्वर, हिजली, घाटशिला, टाटानगर, मुरी, बोकारो, चंद्रपुरा और गया होते हुए आनंद विहार पहुंचेगी। भारतीय रेल आप सभी से आग्रह करती है कि कोरोना से बचाव के लिए बताए गए उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, बार बार हाथ धोएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने में सहयोग करें और कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भागीदारी बने। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।